गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्यूपेशन इंडेक्स तक निकाल लिया था। ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमारे पास क्या था? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स। कि पर यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल में आपके कितने पार्टिकल लाई कर रहे हैं उसको हम बोल रहे थे ऑक्यूपेशन इंडेक्स। एक एवरेज हम निकाल रहे थे, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट की बात करते हैं हम, कि उस कंपार्टमेंट के अंदर आपके 3 तो क्या हैं, सेल्स हैं, और 6 आपके क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो NI की वैल्यू हो गई 6, GI की वैल्यू हो गई 3, तो उसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स किसके इक्वल आ जाता था? 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 के इक्वल आ जाता था। तो ये डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम करेंगे नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस DP। कि मोमेंटम इंटरवल P और P प्लस DP के अंदर आपके कितने फेस स्पेस सेल हैं, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक रूम है, ठीक है। जैसे क्लासरूम का हम एग्जांपल लेते थे कि उस रूम को हमने क्या, उस रूम के वॉल्यूम को क्या किया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इक्वल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उस जो इक्वल साइज के पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, उस एक पार्ट का अगर हमें वॉल्यूम पता है और पूरे रूम का अगर हमें वॉल्यूम पता है, तो पूरे रूम के वॉल्यूम को उस एक पार्ट के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा कि उस रूम के अंदर कितने आपके पास, बेसिकली उस रूम के अंदर आपके कितने सेल्स बन गए, ठीक है। कितने पार्ट्स उस रूम के अंदर बन गए, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है कि एक मोमेंटम रेंज दे रखी है हमें P एंड P प्लस DP। उस मोमेंटम रेंज P एंड P प्लस DP के अंदर हमें क्या निकालना है कि कितने फेस स्पेस के सेल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी कि इस मोमेंटम रेंज P एंड P प्लस DP मोमेंटम रेंज के अंदर कितने आपके, कितना वॉल्यूम फेस स्पेस का एग्जिस्ट करता है, कि वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस इन दिस मोमेंटम रेंज P एंड P प्लस DP डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल। कि इस रेंज के अंदर आपका फेस स्पेस का जो वॉल्यूम है उसको अगर हम क्या कर दें, एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो इस रेंज में हमारे पास क्या निकल जाएंगे, इस रेंज में कितने फेस स्पेस सेल होंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हम मान के चल पड़े कि यूनिट मोमेंटम के लिए हमारे पास नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल हैं GP। अगर आपके पास मोमेंटम, यूनिट मोमेंटम रेंज के लिए नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल आपके GP हैं, तो मोमेंटम रेंज P से लेकर P प्लस DP के अंदर कितने सेल्स होंगे? बेसिकली P से लेकर P प्लस DP में नेट मोमेंटम कितनी हुई? P प्लस DP माइनस P, DP बच गई। तो इस DP मोमेंटम के लिए आपके कितने फेस स्पेस सेल होंगे? यूनिट मोमेंटम के लिए GP हैं और DP के लिए कितने हो जाएंगे? GP इंटू DP। मैं बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, GP इंटू DP किसके इक्वल आ गया? ये तो हमने ऐसे निकाल लिया कि भाई आपके यूनिट मोमेंटम मान ली हमने GP, यूनिट मोमेंटम के लिए फेस स्पेस सेल्स मान लिए GP, और DP मोमेंटम के लिए हो गए वो GP इंटू DP। और वैसे वॉल्यूम की टर्म्स में जब हमने बात करी तो क्या हो गया कि उस रीजन के वॉल्यूम को अगर हम क्या कर दें, एक फेस स्पेस सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो उस रेंज में क्या आ जाएंगे, जितने भी आपके फेस स्पेस सेल हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, GP DP किसके इक्वल हो गया? वॉल्यूम इन फेस स्पेस कोरस्पोंडिंग टू मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस DP डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल। और अब हमने कल देखा था, पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम है, उस एक फेज स्पेस सेल के वॉल्यूम को हम किसके इक्वल मानते थे? उसको मानते थे हम H0 क्यूब के इक्वल मान लेते थे। अब उस H0 की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। और उसकी वैल्यू H0 क्यूब की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी? कि आपकी जो स्टेटिस्टिक्स आप डिस्कस कर रहे हो वो किस टाइप की स्टेटिस्टिकल फिजिक्स आप डिस्कस कर रहे हो। अगर आप क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हो तो उस केस में H0 क्यूब की वैल्यू कुछ कितनी भी छोटी हो सकती थी। लेकिन अगर आप क्वांटम स्टेटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हो तो उस H0 क्यूब की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती थी। कि अकॉर्डिंग टू हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उस H0 क्यूब की वैल्यू H से छोटी नहीं हो सकती थी, H क्यूब से छोटी
नहीं हो सकती थी। और एच क्यूब क्या है आपके पास, एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो इस एच नोट की क्यूब की वैल्यू डिपेंड करेगी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। तो एच नोट हमने जनरल लिख लिया कि एच नोट क्यूब लिख लिया इसको, तो क्या हो गया, जीपी डीपी किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम इन फेस स्पेस कोरस्पोंडिंग टू मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डीपी डिवाइडेड बाय एच नोट क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद जो ये वॉल्यूम इन फेस स्पेस कोरस्पोंडिंग टू मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी आया, इसका मतलब क्या हुआ कि पी से लेकर मोमेंटम कहाँ तक जा रही है, पी प्लस डी पी तक जा रही है, तो नेट मोमेंटम इस इंटरवल में कितनी हुई, डी पी। तो इस डी पी मोमेंटम के लिए आपका फेस स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा, फेस स्पेस के वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम 6 डायमेंशनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जिसमें दो वॉल्यूम्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लिख लिया, वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस किसके इक्वल होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, और मोमेंटम स्पेस डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। तो इसका 6 टाइम हमने इंटीग्रेशन कर दिया और ये आ गया डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी पी एक्स डी पी वाई टी पी जेड डिवाइडेड बाई एच नोट क्यूब, और इसको अलग अलग करके लिख लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। इसको ट्रिपल इंटीग्रल बोल लो अलग अलग, या वॉल्यूम इंटीग्रल, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डिवाइडेड बाई एच नोट क्यूब। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड है, इसको किसके इक्वल लिख लेंगे हम, v के इक्वल। v हो गया वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस, तो ये जी पी डी पी किसके इक्वल आ गया, 2.11 इक्वेशन देखो, जी पी डी पी हो गया v बाई एच नोट क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड थी इसकी वैल्यू v हो गई, डिवाइडेड बाई एच नोट क्यूब इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जी पी इंटू डी पी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, जी पी इंटू डी पी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा फिर आपके पास, अब हम निकाल लेंगे कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड की वैल्यू कितनी होगी। ये निकालने से पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हो गया कि मोमेंटम स्पेस के अंदर अगर हम बात करें कि मोमेंटम रेंज डी के लिए या मोमेंटम रेंज पी से पी प्लस डी के लिए आपका कितना वॉल्यूम मोमेंटम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, दो स्फीयर्स ड्रा कर लेते हैं। एक स्फीयर तो रेडियस p का ड्रा करते हैं और दूसरा स्फीयर रेडियस p प्लस डी का ड्रा करते हैं। जो ये फिगर है ना 2.1, इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो कि एक अंदर वाला स्फीयर तो रेडियस p का है, बाहर वाला स्फीयर है आपका रेडियस p प्लस डी का। तो जो अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर के बीच में जो वॉल्यूम एग्जिस्ट किया, वो वॉल्यूम का मतलब ही हो गया आपका कि मोमेंटम स्पेस के अंदर मोमेंटम डीपी रेंज के लिए आपका जो वॉल्यूम हो गया वो कौन सा हो गया, जो इस फिगर के अंदर जो इस शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, वही मतलब हो गया ना कि छोटा सा वॉल्यूम डीपी जो पी और पी प्लस डीपी के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो वो कौन सा वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा कि एक तो छोटा, एक बड़ी फुटबॉल के अंदर आपने एक छोटी फुटबॉल रख ली, बड़ी फुटबॉल की रेडियस तो है P प्लस डी पी, छोटी फुटबॉल की रेडियस है आपके पास P, तो उन दोनों फुटबॉल्स के बीच में जो वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा वही हमारा वॉल्यूम, ये DP वॉल्यूम है जो हमें निकालना है। और वही मतलब इस इंटीग्रल का है, जो ये ट्रिप वॉल्यूम इंटीग्रल DPX DPY और DPZ आप लिख रहे हो, इसका मतलब भी तो यही है कि मोमेंटम स्पेस के अंदर इस मोमेंटम DP के लिए जो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है वो वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वो वॉल्यूम वहाँ से निकालने की बजाय हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमने दो स्फीयर्स ड्रा कर ली, एक P रेडियस का, एक P प्लस DP का, और इनके बीच में जो ये वॉल्यूम बना इस वॉल्यूम को हम निकाल लेंगे और यही वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस ट्रिपल इंटीग्रल के इक्वल होगा। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालें, तो अगर हमें पता है कि कोई भी अगर आपके पास स्फीयर है, उस स्फीयर की अगर आपको रेडियस पता है
तो आप उस स्फीयर के लिए क्या निकाल सकते हो, अगर किसी स्फीयर की आपको रेडियस पता है तो उसका आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो। सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, अंदर वाले स्फीयर में पी है, तो अंदर वाले स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इस 4 पाई पी स्क्वायर को, जो ये थिकनेस है इस स्फेरिकल सेल की, जो ये शेडिड रीजन है, इस शेडिड रीजन की जो थिकनेस है, कितनी थिकनेस है, डीपी थिकनेस है, इस डीपी थिकनेस को अगर मैं क्या करूं, इस सरफेस एरिया 4 पाई पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम निकल आता है। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर एरिया को हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस रीजन का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई पी स्क्वायर डीपी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका इंटीग्रल है डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो ट्रिपल इंटीग्रल दिखा रखा है आपको डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड के इक्वल, ये किसके इक्वल है एक्चुअली में, 4 जो दिखा रखा है 4 पाई स्क्वायर डी पी, यहाँ पे पी मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो ये होगा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी के इक्वल होगा, जो इससे ऊपर लिख रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। तो यहाँ से जी पी डी पी की वैल्यू किसकी आ गई, किसके इक्वल आ गई, जो आपका यहाँ पे था जी पी डी पी था वी बाई एच नोट क्यूब, और इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू तो वी बाई एच नोट क्यूब तो एज इट इज़, और ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आई, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी के इक्वल आई। तो जी पी डी पी यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, वी 4 पाई स्क्वायर जी डी पी डिवाइडेड बाई एच नोट क्यूब। मतलब अगर मोमेंटम इंटरवल पी और पी प्लस डी पी के लिए आप एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना चाहो फॉर टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल एग्जिस्ट बिटवीन मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी, वो किसके इक्वल निकल के आया, दैट विल बी इक्वल टू जी पी डी पी इज इक्वल टू वी 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बाई एच नोट क्यूब। मतलब उस रेंज में टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कितने आए, वो 4 पाई पी स्क्वायर डी पी इंटू वी बाई एच नोट क्यूब के इक्वल आए, और वो वैल्यू किसके इक्वल थी, जी पी डी पी के इक्वल थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट वी विल डिस्कस 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स है, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितने तरह की स्टैटिस्टिक्स है, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास बेसिकली हम क्या होता है, जो साइज ऑफ आपका फेज स्पेस सेल है, उस साइज ऑफ फेज स्पेस सेल के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास प्राइमरीली 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। अब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब उस और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, एफ डी स्टैटिस्टिक्स और बी स्टैटिस्टिक्स। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, एम बी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। अब जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट हमारे पास आते हैं, उनको किसने सबसे पहले ड्राइव किया है, डिस्कस किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, तो इसलिए उसका नाम हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को जो कुछ पार्टिकल्स को जो डिस्कस किया फर्मी डिराक ने, तो उस कैटेगरी के जो पार्टिकल्स हैं उसको हमने बोल दिया फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और कुछ को डिस्कस किया बोस आइंस्टीन ने, जो उस कैटेगरी के पार्टिकल्स हैं उसको हमने क्या बोल दिया, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम ये देखेंगे कि क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, कि किस बेसिस पे हमने बोला कि यहाँ पे हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, और किस बेसिस पे बोला हमने कि यहाँ पे हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, और किस बेसिस पे हम जाएंगे कि ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स लगेगी। तो प्राइमरीली तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होगी 2 तरह की, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड
क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। फर्दर अगर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट हम डिस्कस करें तो वो हो जाएंगे फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो उस हिसाब से देखिए तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होगी तीन तरह की, एक क्लासिकल और दो क्वांटम के पार्ट। क्लासिकल के को बोल दिया हमने एमबी स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्वांटम का हो गया, और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स भी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट हो गया। तो उस क्लासिफिकेशन पे जाएं कि अलग अलग तीन हमारे पास होगी, तो उस हिसाब से हमारी तीन स्टैटिस्टिक्स कौन सी बन गई, एम बी, बी ई और एफ डी। और अगर प्राइमरीली बात करें तो वो कौन सी बन गई, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। अब तो हम इन तीनों स्टैटिस्टिक्स एम बी, बी ई और एफ डी को डिस्कस करेंगे अभी कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है और किस डिफरेंस के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग बोला है। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला है इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, या फिर हम उसको क्या बोले, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर डिस्टिंग्विजेबल, वेयर एज इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दीज आर कंसिडर्ड एज इनडिस्टिंग्विजेबल। मतलब क्या हुआ, जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो आपके पार्टिकल्स क्या हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में तो जो हम पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं वो कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विजेबल हैं। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम क्या, हमारे पास क्या है, पार्टिकल, क्लासिकल में तो आपके पार्टिकल्स डिस्टिंग्विजेबल हैं, और क्या हो गया, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में तो पार्टिकल डिस्टिंग्विजेबल है, मतलब उसमें हम अंतर बता सकते हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम जो पार्टिकल्स को लेके चलते हैं वो इनडिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल होंगे, उसमें हम पार्टिकल्स के बीच में अंतर नहीं बता सकते। मतलब क्या होगा, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में तो जो हमारे पार्टिकल का साइज होगा वो बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो आप क्या बता सकते हो कि जैसे मान लो एक बैग के अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं, कोई वाइट कलर की बॉल है, कोई ब्लैक कलर की बॉल है, कोई ग्रीन कलर की बॉल है। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के केस में तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये वाइट कलर की बॉल है, ये ग्रीन कलर की बॉल है और ये ब्लैक कलर की बॉल है। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के केस में क्या होगा, पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा और आपको वो ऊपर से आप देखोगे ना तो वो सभी बॉल्स आपको एक कलर की लगेंगी। आप नहीं बता पाओगे कि ये पर्टिकुलर बॉल वाइट कलर की है, ये पर्टिकुलर बॉल ब्लैक कलर की है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ना जो झूले होते हैं, आप लोग कभी उसमें गए होंगे अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह में, तो जैसे मान लो वो ऊपर घूमने वाला होता है, किसी में कार में बिठा के राउंड करवाते हैं ना, तो जब वो उसमें मान लो 10 आपके पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उस कार में जो आपकी वो घूमती है, तो वो 10 पैसेंजर्स में जब वो घूमेगी ना तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन कौन सा है। आपको सभी एक जैसे दिखेंगे, है ना। लेकिन जब आप उसके पास में जाके, बिल्कुल जब वो रुक जाएगी और उसके पास में जाके देखोगे तो आप क्या बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन, आप जिसको जानते हो कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उस टाइम पे फिर आप अंतर उनके अंदर बता सकते हो। तो क्वांटम में भी ये है कि जब आपका व्यू क्या हो जाएगा, मतलब आपके कंपैरिजन में पार्टिकल बहुत छोटे हो जाएंगे, तो उसमें हम फिर डिफरेंशिएट पार्टिकल के बीच में नहीं कर सकते। ये कि ये पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि हम ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर पार्टिकल कौन सा है, उन पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस हम नहीं बता सकते। लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, पार्टिकल का साइज बड़ा है, इसलिए उन पार्टिकल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ इसका पॉइंट कि उसमें तो पार्टिकल कैसे हैं, डिस्टिंग्विजेबल हैं, अंतर हम उनके बीच में बता सकते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, क्वांटम में पार्टिकल इनडिस्टिंग्विजेबल है, हम उनके बीच में अंतर नहीं बता सकते। दूसरा हुआ इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वी आर फ्री टू चूज द साइज ऑफ एलिमेंट्री सेल, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वी आर नॉट फ्री टू चूज द साइज ऑफ एलिमेंट्री सेल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उसमें हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगता, इसलिए हम जो साइज है आपका एच नोट क्यूब की जो वैल्यू है वो आप कुछ भी ले सकते हो, छोटी से छोटी वैल्यू ले सकते हो, इवन ऐसी वैल्यू ले सकते हो दैट अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे
तो उसमें साइज हमें क्या लेना पड़ेगा, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, उसमें एच क्यूब की वैल्यू आपके पास है, एच नोट क्यूब की वैल्यू एच क्यूब से छोटी नहीं हो सकती, और एच क्यूब क्या था आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, एच क्या है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो उस प्लैंक्स कांस्टेंट के क्यूब से छोटी आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में तो आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इन्फिनाइट, बहुत सारे, जितने भी चाहो आप पार्टिकल्स ले लो, सॉरी जितने भी चाहो आप सेल्स ले लो, सेल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनाइट भी हो सकती है, क्योंकि आप जो साइज है ना उसका, जो आपका फेस स्पेस सेल है उसका साइज कितना भी छोटा कर दोगे तो एक पर्टिकुलर रीजन में एक उस फेस स्पेस के अंदर नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ने क्या कर दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्वांटम मैकेनिक्स ने कि फेस स्पेस के सेल का जो साइज है इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल की वैल्यू इनफिनाइट नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास, इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंग्विजेबल एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल सेल। मतलब क्या हुआ कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल तो डिस्टिंग्विजेबल है, और साथ के साथ एक जो फेस स्पेस सेल है ना उसके अंदर कितने भी पार्टिकल आके बैठ सकते हैं। अब जैसे सपोज 10 फेस सेल है और आपके पास 50 पार्टिकल हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे 50 के 50 पार्टिकल क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के केस में पहले वाले सेल के अंदर जाके बैठ जाएं। ठीक है, तो इसलिए एक सेल के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स आएंगे। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, आपके पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आपके पास एक सेल के अंदर कितने पार्टिकल आएंगे वो डिस्कस करेंगे हम। अलग अलग दो टाइप की जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, बी और एफ डी। अब बी के केस में क्या होगा, बी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के केस में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगता। तो वहाँ पे अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लग रहा तो एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं। यहाँ भी बोस-आइंस्टीन के केस में भी एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन पार्टिकल यहाँ पे कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विजेबल है। जो कि क्लासिकल में डिस्टिंग्विजेबल थे, वहाँ पे क्या है हमारे पास, बोस-आइंस्टीन में इनडिस्टिंग्विजेबल है। लेकिन एक सेल के अंदर कितने पार्टिकल आएंगे उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक सेल में जो पार्टिकल्स आएंगे उन सभी पार्टिकल्स के चारों क्वांटम नंबर इक्वल, चारों में से कोई भी एक क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए। और इनडायरेक्टली हम बोले तो वो ये बोलता है कि एक सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो एक सेल के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, एक पार्टिकल ही आएगा। रिस्ट्रिक्शन लग गई यहाँ पर। एमबी में भी एक सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बी में भी एक सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन जब हम पहुंचे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पे, वहाँ पे वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता। अगर एक के अंदर दो पार्टिकल हो गए तो वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ये प्रिंसिपल बोलता है कि उनके क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम इतना समझेंगे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम बी में एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स, बी में एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स, लेकिन एफ डी में एक सेल के अंदर केवल एक ही पार्टिकल आएगा। ठीक है, अब उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका, बी स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ दोज पार्टिकल विच हैव इंटीग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम मेजर इन यूनिट्स ऑफ h/2 पाई। मतलब जिन पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है वो पार्टिकल तो बोस-आइंस्टीन की कैटेगरी में आएंगे। और जिन पार्टिकल्स की इंटीग्रल स्पिन जिन पार्टिकुलर की स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है वो FD की कैटेगरी में आएंगे, जिसकी जिसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू साथ में तो h/2 मल्टीप्लाइड है, जिसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इंटू h/2 इस तरह से है। वो तो किस कैटेगरी में आ गए, बी के में। और FD के में कौन से आ गए, जिनकी हाफ इंटीग्रल है, जैसे 1/2 इंटू h/2, 3/2 इंटू h/2, 5/2 इंटू h/2, जिसकी इस तरह से है वो किस कैटेगरी में आ गए आपके, वो आ गए फर्मी डिराक की कैटेगरी में। तो एग्जाम्पल बोस-आइंस्टीन के तो है क्या, फोटोन हो गया जैसे, जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है 1 के, मेसोन्स हो गए, या फिर हाइड्रोजन एटम H1, हीलियम 4 एटम, ठीक है। और ऐसी फर्मी डिराक के एग्जाम्पल कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम 3 एटम, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर आपके पास क्या है, फर्दर आपके पास क्या है कि जैसे हमने बोला ना कि हीलियम 2 एटम के लिए तो आपके पास फर्मी बोस-आइंस्टीन लग गई, और हीलियम 3 एटम के लिए आपके पास क्या लग गई, जैसे हीलियम 4 एटम के लिए तो आपकी बोस-आइंस्टीन लगी, और हीलियम 3 एटम के लिए फर्मी डिराक लगी। वो कैसे लगी कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना किसी एटम के अंदर, हम वो देखेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके इवन है तो क्या हो जाएगा, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम बन जाएगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। और अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ओड हैं तो उसमें क्या बन जाएगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड होकर कितनी बन जाएगी, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 और वो फॉलो करेगा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। जैसे हम एग्जांपल लें हीलियम 3 एटम का, तो हीलियम 3 एटम के अंदर आपके पास क्या है, 2 तो प्रोटॉन हो गए, 1 न्यूट्रॉन होगा। हीलियम 3 का मतलब हो गया कि उसके बेसिकली उसके न्यूक्लियस में आपके पास क्या है, हीलियम 3 एटम का मतलब हो गया कि उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन कम है, ठीक है। तो सॉरी 1 न्यूट्रॉन कम है, तो उसमें क्या होगा, हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन होंगे और 1 न्यूट्रॉन होगा। और उसके जो न्यूक्लियस के बाहर है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का, 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर 2। तो बेसिकली कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन गए, 2 आपके प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 5 पार्टिकल बन गए। और एक पार्टिकल की स्पिन एंगुलर मोमेंटम है हाफ, तो पांचों की ऐड होगी कितनी बन जाएगी, 5/2। तो इसलिए ये क्या बन गई, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, और इसलिए ये फॉलो किसको करेगा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। और ऐसे ही हीलियम 4 एटम किसको फॉलो करेगा, जिसके अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब 4 हो गया न्यूक्लियस का जो नंबर है, या फिर जो मास नंबर अगर इसका 4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो इसलिए इसके अंदर टोटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स कितने हो गए, 6 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए। और इसका मतलब क्या हो गया, इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितनी हो गई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 क्योंकि 6 हो गए, हाफ ऑफ 6 को ऐड करोगे तो आप 3 बन जाएगी वैल्यू, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 बन गया। इसलिए ये किसको फॉलो करेगा, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। अब पांचवा डिफरेंशिएट हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर हमारे पास सभी में मान लो एक कॉमन ले लें हम, कि मान के चल लेते हैं कि सभी में क्या है, 2 ही पार्टिकल हैं, तो अब हम देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट डिफर कर जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या एमबी स्टैटिस्टिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट अलग होंगे। अगर आपके पास बी स्टैटिस्टिक्स है तो उसमें माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट अलग होंगे। और अगर आपके पास एफडी स्टैटिस्टिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट अलग होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट भी किस पे डिपेंड करेंगे, काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एमबी स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, उन 2 पार्टिकल्स आपके किस तरह से हैं, अब अगर हम आपके पास एग्जांपल हम तीनों में 2 पार्टिकल्स का लेके चलते हैं।
लेकिन जब आपके पास एमबी स्टैटिस्टिक्स होगी तो एमबी स्टैटिस्टिक्स में आपके पार्टिकल कैसे होंगे, डिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल्स होंगे। बी में क्या होंगे आपके इनडिस्टिंग्विजेबल, एफडी में भी इनडिस्टिंग्विजेबल। तो एमबी स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल डिस्टिंग्विजेबल है, हम उनके बीच में अंतर बता सकते हैं। अगर उनके बीच में हम अंतर बता सकते हैं तो एक पार्टिकल को ए मान लिया और एक पार्टिकल को बी मान लिया, और अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स भी कितने हैं, 2 हैं। 2 ही पार्टिकल हैं, 2 ही नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री सेल्स हैं। तो 2 ही हमारे पास जब एलिमेंट्री सेल्स होंगे तो पहले अगर मान लो एमबी स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो किस तरह से हो सकता है, एक पार्टिकल को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, क्योंकि पार्टिकल डिस्टिंग्विजेबल है। एक तो आपका क्या हो सकता है, एक केस में तो क्या हो सकता है कि बॉक्स ए में आपका पार्टिकल ए आए, बॉक्स बी में पार्टिकल बी आए। जो ये फिगर है ना, फिगर ए, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर एमबी स्टैटिस्टिक्स, ये देखो ऊपर, ठीक है। तो एक में तो आपके क्या है, पार्टिकल ए आए, दूसरे बॉक्स में पार्टिकल बी आए। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि पहले बॉक्स में पार्टिकल बी आए और दूसरे बॉक्स में पार्टिकल ए आए, ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे केस क्या हो सकता है कि पहले बॉक्स में दोनों पार्टिकल आ जाएं, ए और पार्टिकल बी दोनों पहले बॉक्स में आ गए। और चौथा केस क्या हो सकता है कि दोनों पार्टिकल्स आपके बॉक्स बी में चले जाएं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई इसमें, 4 अरेंजमेंट हो गई। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो कितने हुए इसमें, 4 माइक्रोस्टेट हुए। और टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कितने बने, मैक्रोस्टेट 3 बने। एक मैक्रोस्टेट बना कि पहले दोनों के दोनों पार्टिकल पहले बॉक्स में, दूसरा मैक्रोस्टेट बना पहले दोनों के दोनों पार्टिकल दूसरे बॉक्स में, तीसरा माइक्रोस्टेट बना कि एक पार्टिकल एक बॉक्स में और दूसरा पार्टिकल दूसरे बॉक्स में। तो जो पहला और दूसरा मैक्रोस्टेट बना उसके अंदर तो आपके एक एक ही माइक्रोस्टेट बने, लेकिन जो आपका तीसरा मैक्रोस्टेट बना जिसमें एक पार्टिकल एक बॉक्स में, दूसरा पार्टिकल दूसरे बॉक्स में, उसके अंदर कितने माइक्रोस्टेट्स आ गए, 2 माइक्रोस्टेट आ गए। तो यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट आपकी 4 हो गई, ठीक है। और टोटल माइक्रोस्टेट भी 4 हो गए और मैक्रोस्टेट हो गए आपके 3। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे बी स्टैटिस्टिक्स को, अब बी में और एमबी में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया हमारे पास कि यहाँ पे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विजेबल हैं, सभी के सभी पार्टिकल आपके कैसे हैं, एक जैसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी स्टैटिक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह से हो गए आपके, तो बी स्टैटिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, पार्टिकल तो कैसे हैं आपके इनडिस्टिंग्विजेबल, अंतर आप नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन ये कंडीशन है कि एक बॉक्स के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे केसेस क्या बनेंगे, एक केस तो आपका बनेगा कि दोनों पार्टिकल पहले बॉक्स में, एक केस बनेगा दोनों पार्टिकल दूसरे बॉक्स में। तीसरा केस जो इसमें फर्स्ट दिखा रखा है कि एक पार्टिकल एक बॉक्स में और दूसरा पार्टिकल दूसरे बॉक्स में। अब यहाँ पे इसके 2 केस नहीं बनेंगे कि ए पहले में बी दूसरे में या बी पहले में ए दूसरे में, ये केस नहीं बनेगा क्योंकि दोनों पार्टिकल आपके कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्टेट कितने बन गए, 3 माइक्रोस्टेट बने, और मैक्रोस्टेट भी कितने बने, यहाँ पे 3 बने। लेकिन जब हम बात करेंगे एफडी स्टैटिस्टिक्स की, जो ये फिगर 2.3 में सी दे रखा है, एफडी स्टैटिस्टिक्स में क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ आपके जो पार्टिकल्स हैं वो भी इनडिस्टिंग्विजेबल हैं, और नंबर ऑफ एक सेल के अंदर एक ही पार्टिकल आ सकता है, एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा कि एक पार्टिकल पहले बॉक्स में, दूसरा पार्टिकल दूसरे बॉक्स में। अब एक बॉक्स में एक से ज़्यादा पार्टिकल आ ही नहीं सकता, इसलिए इसमें एक ही केस बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सिमिलर नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए एफडी में कितने माइक्रोस्टेट बनेंगे, एक, और मैक्रो कितने बनेंगे, वो भी एक ही बनेगा। तो क्या डिफरेंस आया, सिमिलर कंडीशंस के लिए जो आपका एमबी स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे तो क्या बना, 4 तो आपके माइक्रोस्टेट बने, 3 मैक्रोस्टेट बने। बी स्टैटिस्टिक्स में 3 माइक्रोस्टेट बने, 3 मैक्रोस्टेट बने, और एफडी स्टैटिस्टिक्स में 1 मैक्रोस्टेट बना और 1 ही माइक्रोस्टेट बना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका एफडी स्टैटिस्टिक्स है, एफडी स्टैटिस्टिक्स के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आप तभी कर सकते हो जब आपके नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर हों या उससे ज़्यादा हों। अगर नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कम है तो आप उसमें एफडी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, अगर सपोज आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल 10 हैं और नंबर ऑफ सेल्स आपके पास 8 हैं,
तो आपके पास क्या होगा, एक बॉक्स में एक ही पार्टी, एक सेल में एक ही पार्टिकल आ सकता है। तो 8 बॉक्स भर गए, 2 पार्टिकल्स आपके क्या रह गए, खाली रह गए। ठीक है, तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।